की नई पाठशाला। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुसैन है और करेंटली मैं ट्रेनी ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चाईबासा में वर्क कर रहा हूँ। तो आज मैं बात करूँगा सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के बारे में कि इस एग्ज़ामिनेशन में क्या-क्या सर्विसेज होते हैं, इस एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या है, मार्किंग क्या होता है और सिलेबस क्या होता है, कैसे इसकी तैयारी की जाती है। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ामिनेशन कंसीडर किया जाता है कंट्री में, क्योंकि ये आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि सोसाइटी के डिफरेंट चैलेंजेस इश्यूज़ में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप जब ये एग्ज़ाम लिखते हैं तो आपको काफ़ी सारी सर्विसेज का प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप किस सर्विस को ऑप्ट करना चाहेंगे, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और इस तरीके के इंडियन रेलवे सर्विसेज, काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं जिनमें आप इस एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्शन के बाद वर्क कर सकते हैं। तो अभी तक और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि अभी तक मेरा जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रहा है, तो उसमें मुझे ये एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सिस्टम की इम्प्रूवमेंट की बात हो। तो ये सर्विस इतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और अल्टीमेटली उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिकॉज आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो सोसाइटल डेवलपमेंट में किसी ना किसी तरीके से। इसी तरीके से डिफरेंट सर्विसेज हैं, जो भी अलग अलग सर्विसेज हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जहाँ से आप रियली में कुछ इम्पैक्ट ला सकते हो, चेंजेस ला सकते हो, जो जो सिस्टम के लिए बेटर रहता है। तो फिर मैं बात करूँगा ये जो एग्ज़ामिनेशन होता है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट इसमें होता है। तो यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज़ करती है अपनी कि आपको कब एग्ज़ामिनेशन भरना है। मोस्ट प्रॉब्ली ये फरवरी मार्च के टाइम पे यूपीएससी की वेबसाइट या तो न्यूज़पेपर पर आ जाता है कि मतलब एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन। तो हमारे टाइम पे अराउंड फरवरी के टाइम पे आया था और 1 मंथ का टाइम दिया जाता है जब आप अपना एप्लीकेशन उसमें सबमिट करते हो। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन का होता है। वो मोस्टली आफ्टर यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन और सारी चीज़ें अगर सही हो तो फिर आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होता है। वो मोस्टली अराउंड जुलाई के टाइम पर होता है। इस बार कोविड के टाइम पर थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, तो एग्ज़ामिनेशन इस बार का अक्टूबर में हुआ था। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो आपका 2 पेपर में होता है। एक सीसैट फर्स्ट पेपर और सीसैट 2 सेकंड पेपर। तो सीसैट फर्स्ट का जो पेपर होता है वो भी 200 का होता है और सीसैट 2 का पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। बट जो सीसैट 1 का पेपर होता है मोस्टली जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, उसके मार्क्स ऐड होते हैं कट ऑफ के लिए। तो अगर आउट ऑफ 200 आपका जितने कैंडिडेट्स ने कट ऑफ क्लियर किया है उनको फिर मेंस में अपीयर करने के लिए दिया जाता है। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है और पास्ट ईयर के ट्रेंड भी देखें तो 200 में इफ़ यू आर स्कोरिंग 50% मार्क्स, जैसे 100 अगर आप स्कोर कर रहे हो फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, तो वो सेफ एक मतलब कंसीडर किया जाता है। अगर पेपर बहुत ही ज़्यादा सिंपल ना रहा तो वो एक सेफ कंसीडर किया जाता है कि अराउंड 100 मार्क्स मोस्ट प्रोबेबली आप मेंस देने के लिए कट ऑफ क्लियर कर लोगे। और इसी तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में जो होते हैं 2 4 5 मार्क्स के डिफरेंस पे सारे कैटेगरीज का ये कट ऑफ होता है। और पेपर तो जो प्रीलिम्स पेपर 1 की मैं पहले बात करूंगा कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस होता है, उनका कंटेंट क्या क्या होता है। तो इसमें 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2 2 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1/3 ऑफ द मार्क्स जो होते हैं अलॉटेड मार्क्स, जैसे 2 मार्क्स है तो उसका 1/3 हो गया आपका 2/3। तो ये मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया, अटेम्प्ट करने के बाद अगर उस क्वेश्चन को गलत किया है तो इसमें नेगेटिव मार्क्स मिलेगा आपको। आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो वो 0 है, दैट इज़ नॉट एन इशू। तो ये होता है कि 200 मार्क्स में फिर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे आप अटेम्प्ट करते हो, ताकि आप एक कट ऑफ जो स्पेकुलेशंस रहता है उसको आप क्लियर कर सको। अब जो GS1 में होता है उसमें आपके क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, पॉलिटी से पूछे जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं,
ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, मैप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, एनवायरनमेंट होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं। तो ये जो सिलेबस है लगता है काफ़ी वास्ट है कि मतलब और प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताऊंगा, अराउंड 4 to 5 लाख लोग अपीयर होते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए, और उसमें हार्डली अराउंड 15 to 16,000 लोग प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज हो जाता है प्रीलिम्स वाला जो होता है, कि इसमें कितने मार्क्स, मतलब अगर आप कट ऑफ नहीं कर पाते हो तो फिर आप मेंस भी नहीं दे पाओगे। तो इसलिए ये वाला, बट सिलेबस वास्ट होने का ये मतलब नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें टेंशन वाली कोई बात हो, या कैसे प्लानिंग करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर का एक पैटर्न एनालाइज किया जाए तो क्लियरली पता चलता है कि कुछ टॉपिक्स यूपीएससी बार बार रिपीट करती है। तो हम लोग जब प्रिपरेशन करेंगे, मैं प्रिपरेशन की बात बाद में आऊँगा, तो हम लोग जब प्रिपरेशन करेंगे तो खासकर उन सब एरियाज़ को फोकस करेंगे जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया आपका, फिर आपका ये एनवायरनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ये रिसेंट के टाइम्स में यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, और इनके भी जो कंटेंट है वो भी मतलब एक सेट पैटर्न पे होता है। मार्केट में जो करंट अफेयर्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, उनसे बहुत ईजिली आप गेस कर सकते हो कि यूपीएससी क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकती है आपसे। कभी कभी क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं, बट आप अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने वो सब कंटेंट पढ़ा है, वैसी प्रैक्टिस की है, तो आप श्योर मानिए कि मतलब काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाइएगा। दिक्कत ये आती है लोगों में प्रीलिम्स क्लियर करने में, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी डिफाइंड नहीं रहती है। वो चाहते हैं कि सारा कुछ पढ़ा जाए, जीएस में जितना कुछ है सब कुछ पढ़ते हैं, मल्टीपल सोर्सेज की तरफ भागते हैं। तो इसलिए उनका फिर मतलब ओवरऑल जो फोकस रहना चाहिए जिन सब एरियाज में जहाँ वर्क करना चाहिए, जो रियली में काम किया जा सकता है, वहाँ पे नहीं होता है। तो ये पेपर वन में फिर मैंने पेपर वन का बता दिया। पेपर टू के होते हैं वो 80 क्वेश्चंस के होते हैं, और इसके भी मार्क्स 200 होते हैं, बट ये आपका क्वालिफाइंग नहीं होता है। इसमें आपको 33% ऑफ द मार्क्स लाने होते हैं, मतलब 66 मार्क्स अगर आपने ला लिया है तो आपका ये क्लियर है ये पेपर, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। इसमें आपके बेसिकली नॉर्मल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस रहते हैं, क्लास 10th लेवल का। तो अगर मोस्टली जितने इंजीनियर्स या साइंस बैकग्राउंड के रहते हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट कुछ जो आर्ट्स के बैकग्राउंड के रहते हैं, उन्होंने सीसैट की प्रैक्टिस पहले अगर नहीं की होती है, तो थोड़ा बहुत उनको कुछ टेस्ट पेपर्स अगर वो सॉल्व करेंगे, हल्के फुल्के कुछ चीज़ें देख लेंगे, तो बहुत ईजिली इस पेपर को क्लियर किया जा सकता है। तो ये पूरी बात मैंने प्रीलिम्स का बता दिया। अब प्रीलिम्स के इवैल्यूएशन होने के बाद 1 महीने के तकरीबन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है प्रीलिम्स का, कि किन लोगों का कट ऑफ क्लियर हुआ है। उसके बाद फिर आपके लगभग 2 महीने के बाद, मतलब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लगभग 3 से 3.5 महीने के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है, जो रियली में आपका डिसाइड करता है कि आपकी रैंकिंग क्या होगी, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। प्रीलिम्स का मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं ऐड होता है। प्रीलिम्स का मार्क्स बस आपका कट ऑफ क्लियर करता है, जिसके बाद आप मेंस का एग्ज़ाम देते हो। तो जब मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें 4-5 पेपर होते हैं, और ऑप्शनल के भी पेपर्स होते हैं। तो एक पेपर आपका उसमें एसे के होते हैं, उसमें से 2 एसे आते हैं 125 मार्क्स के। कुछ भी टॉपिक हो सकता है एसे का नॉर्मली। जैसे मैंने जब 15 में दिया था तो उस टाइम पे आया था, विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कुछ आ सकता है, आपका इंडियन इकोनॉमी पे कुछ भी आ सकता है। तो 2 ऐसे होते हैं 125 मार्क्स के, उसमें 1000 से 1200 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना होता है। और वो भी अगर आपने प्रैक्टिस किया है, आपको पता है एक ब्लूप्रिंट कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, तो बहुत ईजिली ये टैकल हो जाता है। मुझे कभी ऐसे में ऐसा फील नहीं हुआ है कि ऐसे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ कोट्स वगैरह आप लोग याद कर सकते हैं, वो जब आप प्रिपरेशन के स्टेज में आएंगे तो वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो ऐसे मैं मानता हूँ कि काफ़ी स्कोरिंग होता है, और थोड़ी सी प्रिपरेशन में ऐसे में काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। उसके बाद जो 4 जीएस के पेपर आते हैं, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। जीएस 1 में आपके होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। उसमें भी हिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे मॉडर्न इंडिया आ सकता है, मिडाइवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये सब हिस्ट्री के कंटेंट रहते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। फिर इंडियन सोसाइटी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज रह सकते हैं। तो ये सब हमारे पेपर 1 के सारे कंटेंट रहते हैं। मार्क्स होता है 250। तो एसए प्लस जीएस चारों के मार्क्स 250, 250, 250, 250 होते हैं। सभी के 250 मार्क्स होते हैं। और इसमें भी अगर अराउंड आप 100 मार्क्स भी आप स्कोर कर रहे हो ये पेपर में, मतलब जीएस के चारों पेपर में 100 मार्क्स
अगर आप स्कोर कर पाते हो तो ये अबव एवरेज मार्क्स कंसीडर किया जाता है। और 99 आउट ऑफ 100 में अगर आप 99% आउट ऑफ 100 में आपका मतलब सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इफ़ यू आर स्कोरिंग 200 250 में से अगर 100 मार्क्स भी आप एक पेपर में स्कोर कर रहे हो ऑन एन एवरेज, तो आप मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू कॉल या पर्सनालिटी टेस्ट का कॉल आएगा ही आएगा। तो ये है, इसमें भी राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह बेसिकली होती है कि कैसे करना होता है, क्या नहीं करना होता है। पेपर 2 की बात आती है तो इसमें होता है पॉलिटी, आपका गवर्नेंस होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे इसमें भी डाइवर्स, जैसे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड पार्लियामेंट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फिर इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इनके भी मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस फिर होते हैं आपके किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में, या मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यूएनओ, एससीओ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके ब्रिक्स से रिलेटेड कि मतलब क्या है एस्पेक्ट, इश्यूज, चैलेंजेस, सक्सेस हो सकता है, नहीं सक्सेस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस में होती है। गवर्नेंस में रहता है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं तो उसमें क्या पढ़ना होता है, उनका क्रिटिकल एनालिसिस होता है। वो एक मतलब मोर और लेस सेट पैटर्न ही होता है यूपीएससी का। आपको खास करके मुझे तो हमेशा ये फील हुआ है कि मेंस इज़ मोर प्रेडिक्टेबल कंपेयर टू प्रीलिम्स। मेंस में आपको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न पता चल जाता है, मोर और लेस ये आंसर राइटिंग का होता है। आपके पास जो भी नॉलेज है, जितना भी कंटेंट है, उसको आप कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो, वो ज़्यादा मेंस में मैटर करता है, रादर देन कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। आपको ढंग से अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट को एक्सप्लेन करना रहता है। कुछ भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को समझ कर उसको कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हो, वो मैटर करता है। पेपर 2 की बात होगी, पेपर 3 भी ऐसे 250 मार्क्स का होता है। तो पेपर 3 में आते ही इंडियन इकोनॉमी आ जाता है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है, एनवायरनमेंट आ जाते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारा इंडियन इकोनॉमी में फिर देखिएगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, आपके पॉलिसीज़ है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है, एम्प्लॉयमेंट है। तो ये सारी भी चीज़ें आ जाती हैं फिर इंडियन इकोनॉमी के अंदर। साइंस एंड टेक में कुछ पूछा जा सकता है, जैसे रिसेंटली अभी जो नोबेल प्राइज़ मिला है उस पर कोई इश्यूज़ आ गया हो या उससे रिलेटेड इश्यूज़ पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें साइंस एंड टेक में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारा, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, एनवायरमेंटल चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये पेपर 3 का ये भी 250 मार्क्स का होता है। तो GS4 जो होता है वो एथिक्स का पेपर होता है। ये आई गेस 2012 और 13 में इंट्रोड्यूस किया गया था यूपीएससी के द्वारा। और ये मैंने एसे के बारे में बताया था, तो मुझे लगता है एथिक्स और एसे ये दो ऐसे होते हैं जिनमें हल्की से एफर्ट के बाद आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें काफ़ी केस स्टडीज़ आपको पूछे जाते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस हो गया है तो उस टाइम पे आप क्या डिसीजन लोगे, आप मतलब एक ह्यूमन की हेल्प करना चाहोगे या मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस की हेल्प करना चाहोगे। काफ़ी सारे मतलब करप्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि आपका अगर किसी मतलब आप एक एंगल से अच्छे हो लेकिन दूसरे एंगल से आप गलत कर रहे हो, रूल्स के अगेंस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या डिसीजन लोगे आप। तो ये सारी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, केस स्टडीज़ होते हैं उसमें, और फिर बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं एथिक्स के, वो पूछे जाते हैं। तो अगर एसे और एथिक्स में अगर हल्का फुल्का भी एफर्ट पुट किया जाए कंपेयर टू जीएस के जो बाकी 3 पेपर्स हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा मतलब मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। उसके बाद ये जीएस और एसे के बाद जो पेपर आता है वो ऑप्शनल का पेपर होता है। ऑप्शनल का जो होता है वो 500 मार्क्स का पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं इसमें भी, 250 का। ऑप्शनल ना, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे उन्होंने ऑप्शनल्स दिए हैं। तो ये ऑप्शनल का सिलेक्शन काफ़ी क्रूशियल होता है फाइनल सिलेक्शन में। आप ऑप्शनल बहुत सारे होते हैं, सोशियोलॉजी होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, जैसे मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। तो ऐसे ही कुछ भी आप ऑप्शनल जिसमें आपको फील होता है कि आप कंफर्टेबल हो, या तो आपने ग्रेजुएशन उसमें ऐसे अच्छे से किया हो, और अगर ग्रेजुएशन आपने उस सब्जेक्ट में उतना प्रॉपरली, या फिर आपको लगता है कि दूसरे सब्जेक्ट में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है जिसे मैं ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहूँगा, तो वो आप सब्जेक्ट रखकर फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और ये 500 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स का एक पेपर, दूसरे पेपर 250 मार्क्स का। तो ये मेंस जो हो गया आपका, ये टोटल मार्क्स मेंस के हो गए आपके, मतलब 250 के एसे प्लस GS4 पेपर और 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल। उसके बाद आपने अगर मेंस जब क्लियर किया है, फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट का कॉल आता है। पर्सनालिटी टेस्ट यूपीएससी में इंटरव्यू नहीं बोलते हैं हम उसे पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। इसका ये मतलब होता है कि 20 से 25 मिनट का जो भी आपका चलता है सेशन यूपीएससी बोर्ड के साथ, उसमें आप
आपका वो नॉलेज नहीं चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि आप कैसा पर्सनैलिटी आपका क्या है, आप कैसा पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हो। वो कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस या तो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ के आपको जज करना चाहेंगे, हो सकता है आपको स्ट्रेस में डाल दें उस टाइम पर, आपके क्वेश्चंस के साथ एग्री ना करें, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो सकता है। तो उस टाइम पे आपका बिहेवियर कैसा रहता है, आप कैसे खुद को प्रेज़ेंट करते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे हम्बली अपने बोर्ड के सामने रखते हो, या तो बोर्ड का इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल चल सकता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं ये पर्सनैलिटी टेस्ट के टाइम पे, और ये होता है आपका 275 मार्क्स का। तो ये ओवरऑल मेंस का और पर्सनैलिटी टेस्ट का जो दोनों का मार्क्स होता है वो ऐड होता है, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ आपका डिसाइड होता है। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट जब लास्ट होता है उसके अराउंड 1 वीक के बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और जिन लोगों ने क्लियर किया है उसका यूपीएससी के वेबसाइट या तो न्यूज़पेपर और फिर वहाँ पे यूपीएससी बोर्ड पे भी लग जाता है कि इन लोगों का क्लियर हुआ है। तो अराउंड 900 टू 1000 प्रीवियस 3-4 साल का ट्रेंड रहा है कि इतने लोगों का सिलेक्शन होता है। फिर जो आप लोगों ने सर्विसेज ऑप्ट की है अपनी, आफ्टर क्लियरिंग द प्रीलिम्स, आपने जो सर्विसेज ऑप्ट की होती है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में कि मुझे मेरी प्रेफरेंसेस ऑफ सर्विसेज ये हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका रैंक और फिर कैटेगरी देखा जाता है, और फिर आपको सर्विस अलोकेट की जाती है, और फिर आफ्टर द एलोकेशन ऑफ द सर्विस आपका 1-2 महीने के बाद फिर से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसका मैं अभी एक पार्ट हूँ। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है कि एग्जामिनेशन कैसे स्टार्ट होता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब सबमिट करना होता है, और फिर प्रीलिम्स कैसे एग्जामिनेशन होता है, कितने मार्क्स का होता है, मेंस कितने मार्क्स का होता है, पर्सनालिटी टेस्ट कितने मार्क्स का होता है, किस किस एरियाज में फोकस करना चाहिए। अब ये बातें हो गई एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एक मिथ नॉर्मली मैं अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की बात करूंगा, ज़्यादा नहीं, कि एक मिथ रहता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, इतने सारे लोग अपीयर होते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो ये मिथ को मुझे लगता है कि अगर कोई स्ट्रैटेजी करके, एक ढंग की स्ट्रैटेजी रख के अगर प्रिपरेशन करे, तो काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। कुछ अनसर्टेनिटी तो है नो डाउट, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में सारे लोग काफ़ी सीरियसली प्रिपेयर करते हैं, और सभी मतलब सभी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट करते हैं। तो कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है इस एग्जामिनेशन को, मतलब के ड्यूरेशन में हो सकता है आपका एक अटेम्प्ट में ना निकले, बट उससे होप लूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ही 5th अटेम्प्ट में ये एग्जामिनेशन निकला है, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट आपको अपने जो एफर्ट है उस पर बिलीव रखना होता है आपको, और फिर जहाँ जहाँ मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई करते रहिए, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा। जिस लोगों को, अब मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, जिन्हें जो अभी अगर किसी को प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और वो अभी ग्रेजुएशन में बचा है, तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहला उसका स्टेप होना चाहिए कि वो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट को पढ़ रहा है उसको ध्यान से पढ़े। सिविल सर्विस आपका एक एंड हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के पीरियड को भी सिर्फ उसकी वजह से ख़राब कीजिए। ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि अगर ऑप्शनल आपका ग्रेजुएशन वाला ही अच्छा आप कर लो, तो आपका ग्रेजुएशन भी अच्छा हो रहा है, आपका एक ऑप्शनल भी प्रिपेयर्ड हो रहा है। जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो मेरा ऑप्शनल भी वही था, और मेरा ग्रेजुएशन भी मैंने उसी से किया था। तो ये मैं बोलूँगा, ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, साथ के साथ 1-2 चीज़ें बस ध्यान में रखें। आप जो बेसिक एनसीईआरटी है, क्लास 6 टू 10th की जो एनसीईआरटी है, या फिर ज्योग्राफी और फिर हिस्ट्री में क्लास 6 टू 12th की जो एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी बस पढ़िए आप, और कुछ नहीं करना है आपको। ग्रेजुएशन के 3 या 4 साल में या 5 साल में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नॉर्मली आपको एनसीईआरटी पढ़िए और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। ये आपका एक काफ़ी अच्छा बेस बना देगा आपको, कि मतलब, और थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। आपका जब कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक के बाद आपको लगता है कि आप पता चल रहा है कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछती है, कंटेंट क्या होता है, एक बार उसका आइडिया आपको लग गया, फिर कुछ आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए यूपीएससी क्या क्वेश्चंस पूछती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका ना एक पेस डेवलप होना पड़ेगा, और फिर मैं बिलीव करता हूँ कि एक आध अटेम्प्ट के बाद आप काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे यूपीएससी के सारे एग्जामिनेशन से और यूपीएससी के सारे सिलेबस से। उसके बाद जो पेपर वाइज आता है, तो पेपर 1 में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, और ये भी एक चीज़ है कि प्रीलिम्स और जो मेंस का होता है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैप कर रही होती है। तो आप जो भी पढ़िए उसको बहुत ही सीरियसली, बहुत ढंग से पढ़िए। ऐसा नहीं करना है कि मतलब आइसोलेशन में कभी नहीं पढ़ना होता है कि प्रीलिम्स की अलग तैयारी कर रहे हैं, मेंस की अलग तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स क्योंकि देखिए, आपको पेपर 1 की बात, जब हिस्ट्री की बात आती है, तो स्पेक्ट्रम आप प्रीलिम्स में भी पढ़ोगे, आप मेंस के लिए भी पढ़ते हैं, आप बिपिन चंद्रा प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, मेंस के लिए भी पढ़ते
पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी फिजिकल इंडिया या जीसी लोंग मेंस के लिए भी पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं। तो जब भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो मेंस के साथ मतलब वो सारा सिंक में चलता रहता है वो प्रिपरेशन आपका। तो उसमें कोई भी कभी मतलब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रीलिम्स के लिए अलग तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए अलग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही पेपर 2 की बात आती है तो लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड बुक है, उसको मोस्टली मतलब उसके अलावा ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ख़ास करके इंडियन पॉलिटी में। गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आती हैं, उसमें सारी कुछ चीज़ें आती हैं, तो वो कुछ करंट अफेयर्स की बुक होती है या फिर मार्केट में काफ़ी सारे मटेरियल अवेलेबल रहते हैं, तो वो ईज़िली कवर किया जा सकता है पिछले 1 साल के गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा है। और उसके बाद फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो वो भी मोस्टली करंट अफेयर्स वाले ही कंटेंट रहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या पढ़ना रहता है। इंडियन इकोनॉमी की जहाँ तक बात आती है तो ये मोस्टली मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी में कुछ चीज़ें स्टैटिक होती है कि जो मतलब गवर्नमेंट ने, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को कब फोकस किया, या एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में हुआ था हमारा, तो वो रिफॉर्म्स के पहले कैसी पॉलिसीज थी, अब क्या पॉलिसीज हुई है। तो कुछ स्टैटिक कंटेंट रहता है, कुछ होता है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड। तो इसमें भी अगर करंट अफेयर्स आप 1 साल का न्यूज़पेपर में ढंग से पढ़ रहे हो तो आपकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कुछ स्टैटिक वाला पोर्शन रहता है, वो श्री राम आईएएस की बुक है या तो फिर शंकर गणेश की बुक आती है, वो कोई भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से आप इंडियन इकोनॉमी का कवर कर सकते हो। उसके बाद फिर एनवायरनमेंट आता है, तो वो शंकर आईएएस से आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू प्लस करंट अफेयर्स वगैरह सारा चीज़ कवर हो जाता है। फिर एथिक्स आता है तो लेक्सिकन की बुक आती है, वो मोरलेस सफिशिएंट होती है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए, मैंने आपको अभी तक बस ये बताया, अब मैं क्रक्स बता रहा हूँ, मैंने अभी तक ये बताया कि मुझे याद है कि मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक पढ़ने हैं। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 5 बुक पढ़ रहा हूँ मैंने हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक एक बुक पढ़ा है। मॉडर्न इंडिया की बात आ गई तो स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी की बुक आ गई तो जीसी लियोंग या एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आप पॉलिटी की बुक आ गई तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। तो एक एक रेफरेंस बुक आपको ना ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज में बिल्कुल नहीं डाइवर्ट करना है, आप एक एक सोर्सेज रखिए और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए तो आपका, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी देखते रहिए कि यूपीएससी क्या क्वेश्चंस पूछती है। आपका जब एक बार बेस बन जाता है उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछती है। उस धीरे धीरे ये प्रोसेस में जब इन्वॉल्व हो जाइएगा तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे। और एक जो मिथ रहता है कि यूपीएससी में ये पूछते हैं वो पूछते हैं, आपको जब एक बार आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी क्या पूछती है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। फिर आपको अपनी खामियां पता चलेगी कि हाँ मेरे कहाँ मिस्टेक्स हैं, कहाँ लूप होल्स हैं, उनको आप करेक्ट करते रहोगे तो होपफुली काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं यू वुड बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो फाइनली दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि मतलब ये सेशन आप लोगों के बेनिफिशियल रहेगा एंड थैंक यू वेरी मच। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की